गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए हम लोग ज़्यादा अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे और अपने लेसन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था रोल ऑफ मास मीडिया इन एड्रेसिंग जेंडर इश्यूज़, और अब हम लोग अपने इसके यूनिट 3 के सेकंड बुलेट पर आते हैं। और सेकंड बुलेट में सबसे पहला है पॉलिसी प्रोविजंस एंड जेंडर इश्यूज़। पॉलिसीज़ में हमारी दो नेशनल पॉलिसीज़ हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और दूसरी है रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और पुनर्संशोधित शिक्षा नीति 1992। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके संदर्भ में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लिंग समानता के बारे में इस पॉलिसी में क्या सुझाव दिए गए हैं, क्या बातें बताई गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लिंग समानता के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, क्या बातें हुई हैं उसमें और उसका क्या परिणाम हुआ है। तो आइए देखते हैं पॉलिसी प्रोविजंस फॉर एड्रेसिंग जेंडर इश्यूज इन एनपीई 1986। स्टूडेंट्स, या इस मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा नंबरिंग का प्रॉब्लम था, तो आप देख रहे हैं 19 थोड़ा ठीक नहीं आया है, ये नीचे हो गया है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा नोट करिएगा। बहुत मैंने कोशिश की इसे ठीक करने की, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। तो इन एजुकेशन पॉलिसीज बिफोर इंडिपेंडेंस the curriculum for girls was such that may enable them to play the role of future wives and mothers. हमारी आज़ादी से पहले की जो भी शिक्षा नीतियाँ थी या शिक्षा के बारे में जो भी नीतियाँ बनी हैं, उसमें लड़कियों के लिए ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था जो कि राष्ट्र की भावी पत्नियों और माताओं की भूमिका निभाने के लिए सही हो। यानी उस पाठ्यक्रम में इस तरह की व्यवस्था थी कि लड़कियों के लिए ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे वो अच्छी पत्नी और एक अच्छी माता की भूमिका निभा सकें, एक अच्छी माता बन सकें, बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से कर सकें और एक अच्छी पत्नी के तौर पर घर गृहस्थी को सही ढंग से संभाल सकें। By 1960, a discussion was going on regarding separate curriculum for boys and girls. तो इसी तरह से ये विचार में विमर्श चलता रहा 1960 तक कि लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, और ये पाठ्यक्रम में अंतर बना रहा इस तरह से। तो द फर्स्ट चेंज अगेंस्ट द आउटलुक ऑफ सेपरेट करिकुलम came in हंसा मेहता कमेटी in 1964. 1964 में एक हंसा मेहता कमेटी बनी थी, हंसा मेहता समिति बनी थी। तो सबसे पहला बदलाव इस दृष्टिकोण में कि लड़के और लड़कियों का अलग अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस दृष्टिकोण में सबसे पहला बदलाव हंसा मेहता कमेटी की रिपोर्ट में आया। उन्होंने इस बात को बिल्कुल सतह से खारिज किया कि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, लड़के और लड़कियों का पाठ्यक्रम अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इस धारणा को बिल्कुल नकार दिया कि लड़के और लड़कियों के पाठ्यक्रम में कोई अंतर हो। उनका कहना था कि किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों का पाठ्यक्रम समान होना चाहिए। इट डिस्क्राइब जेंडर डिफरेंसेस एज अनसाइंटिफिक। इसमें कहा गया इस रिपोर्ट में कि लिंग भेद अवैज्ञानिक है। अगर हम लड़कियों का पाठ्यक्रम अलग रखते हैं और लड़कों का पाठ्यक्रम अलग बनाते हैं तो ये बिल्कुल अवैज्ञानिक होगा, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले 1986 एजुकेशन पॉलिसी से पहले एक रिपोर्ट आई थी, A report towards equality 1975 was a historical document on discussion of women's rights. तो ये रिपोर्ट
जो 1975 में आई थी, टुवर्ड्स इक्वालिटी, समानता की ओर नाम से ये रिपोर्ट आई थी 1975 में। और ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज थी जिसने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की है, या महिलाओं के अधिकारों पर विमर्श में ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज साबित हुई ये रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, एक समिति बनी थी, महिलाओं की स्थिति पर एक समिति बनी थी, ये रिपोर्ट उसने प्रेजेंट की थी। इस समिति ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये भारत में ये रिपोर्ट इस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। समिति थी जिसका नाम था महिलाओं की स्थिति पर समिति। तो दिस रिपोर्ट was presented by the Committee on the Status of Women in India. अब आगे देखते हैं इसमें प्रोविजंस इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी में क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं 1986 के शिक्षा नीति में। तो इसमें सबसे पहला है एम्पावरमेंट एज ऑब्जेक्टिव। एक मिनट, इसमें सॉरी, एक मिनट। पॉलिसी प्रोविजंस फॉर एड्रेसिंग जेंडर इश्यूज एनपीई 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या प्रावधान किया गया है लिंग मुद्दों के लिए। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था एम्पावरमेंट एज ऑब्जेक्टिव, सशक्तिकरण एक उद्देश्य। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के पुनर्संगठन की बात की है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी और इसने पूरी शिक्षा व्यवस्था के पुनर्संगठन की बात की है कि पूरी इसमें ये इस बात को महसूस किया गया था, इन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था की छानबीन की और उसके बाद ये कहा गया कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है, उसका पुनर्संगठन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम पूरी शिक्षा नीति के बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ हम लिंग समानता के बारे में उन्होंने क्या बात कही है उसके बारे में ही बात करेंगे। इन एजुकेशन पॉलिसीज, सॉरी, NPE gave stress on the reorganization of education. The national policy on education was to play positive interventionist role in empowerment of women. It was to foster the development of new values through redesigned curriculum, textbooks, and training and orientation of teachers. Education was considered as a factor of fundamental change in the status of women. नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के पुनः संगठन की बात की है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण की दशा में सकारात्मक भूमिका निभाई जा सके। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव करने की बात कही है ताकि उससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके या महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हम सही भूमिका निभा सकें। और एनपीई ने नारी आंदोलनों के आलोक में अपना विजन प्रस्तुत किया है।
इससे पहले बहुत सारे नारी आंदोलन होते रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ही एनपीई ने अपना विज़न प्रस्तुत किया है, जिसने शिक्षा को महिलाओं के स्तर में मूलभूत परिवर्तन लाने वाले कारक के रूप में स्वीकार किया है। इस नीति का कहना था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम महिलाओं के स्तर में परिवर्तन ला सकते हैं। ये एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा महिलाओं की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाया जा सकता है। तो एनपीई के सुझावों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों में संशोधित करके और करिकुलम का दोबारा संगठन करके और शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर और उनका नवीनीकरण करके उनका शिक्षकों का अभिविन्यास करके विकास किया जा सकता है। यानी इन सब चीज़ों में बदलाव लाना था, टीचर्स की ट्रेनिंग में उनका रीओरिएंटेशन करना था और बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में बदलाव करना था। किताबों में बहुत से जगहों पर इस तरह की बातें थी जो सिर्फ पुरुषों को ज़्यादा महत्व देने वाली थी, स्त्रियों को कम, तो वहाँ पर लिंग असमानता प्रदर्शित होती है। इसलिए पाठ्य पुस्तकों को बदलने की बात कही गई थी, उसमें चेंजेस लाने की बात कही थी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, तो उसमें छात्रों लिखा रहता है, छात्रों को ऐसा करना चाहिए या छात्रों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, या मैथ्स के कई समय तो इतने छात्र थे, उसमें छात्राओं का नाम नहीं होता है। तो इस तरह का जो भेदभाव किया गया लिंग के साथ, वो ख़त्म करने के लिए इसमें जोर दिया गया था। यानी इस तरह के संदर्भ किताबों में नहीं होने चाहिए जिससे लिंग असमानता प्रदर्शित हो। और उसी तरह से पाठ्यक्रम में भी बदलाव लाना था। तो एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ फंडामेंटल चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो इसीलिए शिक्षा को एक ऐसा औजार माना गया था जो स्थितियों की मूलभूत अवस्था में बदलाव ला सकता है। टेक्स्ट बुक वर रीडिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सजेशंस गिवन बाय एनपीई 1986। पाठ्य पुस्तकों को दोबारा से डिज़ाइन किया गया, उनको दोबारा से लिखा गया और उनमें संशोधन किया गया, बदलाव किया गया। और इस एनपीई के सुझावों के आधार पर अ सीरीज ऑफ हैंडबुक वॉज पब्लिश टू फॉस्टर जेंडर इक्वालिटी। और एनसीईआरटी ने भी पाठ्यक्रम के जरिए लिंग समानता लाने के लिए एक अध्यापक हैंडबुक की सीरीज़ जारी की। अध्यापकों के लिए एक हैंडबुक की एक सीरीज़ जारी की गई जिससे लिंग समानता लाई जा सके। प्रायोरिटी वॉज टू बी द सॉरी, यहाँ पे टू की जगह ओ आ गया है खाली। ओहो, एक मिनट। अच्छा, इसको बाद में हम ठीक करेंगे, ये अभी नहीं हो पा रहा है ठीक। तो प्रायोरिटी वॉज टू बी द रिटेंशन ऑफ विमेन इन एलिमेंट्री एंड प्रोफेशनल एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल। इसमें इस बात पर प्रधानता दी गई थी, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया था कि प्राइमरी लेवल पे और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विभिन्न स्तरों पर, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को का एडमिशन हो और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। एंड द सेक्स स्टीरियोटाइपिंग इन वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्स वॉज टू बी एलिमिनेटेड। और जो हमारी रूढ़िवादिता है लिंग के बारे में, जो हमारी रूढ़िवादी धारणाएं हैं, उसको इन वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज में एकदम से ख़त्म किया जाए। यानी लिंग के आधार पर किसी भी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। बालिकाओं या लड़कियों को कहीं पर भी किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज हों या प्रोफेशनल कोर्सेज हों। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उनको हर जगह एडमिशन लेने और
शिक्षा हासिल करने की पूरी छूट, पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। इस तरह से हम लिंग समानता को हासिल कर सकेंगे। अगर उन्हें समान अधिकार प्राप्त होगा शिक्षा का, तभी लिंग समानता हासिल की जा सकेगी। तो द एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट बुक आफ्टर NPE shows the improvement were not up to date. लेकिन जब NPE के बाद पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया गया तो उससे पता चला कि संशोधन नाम मात्र के थे। NPE ने यह सुझाव दिया था कि किसी भी तरह का पाठ्य पुस्तकों में लिंग भेद नहीं प्रस्तुत होना चाहिए, प्रदर्शित नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव पुस्तकों में नहीं दिखना चाहिए। लेकिन उसके बाद पाठ्य पुस्तकों की जो जांच हुई, उसका जो विश्लेषण किया गया, उसमें ये पाया गया कि जो भी इसमें सुधार किए गए थे, जो भी इसमें बदलाव किए गए थे, वो सही ढंग से नहीं हो पाए थे और वो सिर्फ नाम मात्र के थे, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो देयर वर नो प्रॉपर चेंजेस फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन एजुकेशनल एंड करिकुलर एक्टिविटीज़। शैक्षिक तथा खासकर पाठ्यक्रमिक प्रक्रियाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई खास बदलाव नहीं किए गए थे। तो शिक्षा की जो भी व्यवस्था थी, शिक्षा पाठ्य पुस्तकें थी या पाठ्यक्रम थे, उसमें लड़कियों के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई थी या कोई खास बदलाव उसमें नहीं किए गए थे जिससे लिंग भेद को दूर किया जा सके। और जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उसमें भी कोई खास बदलाव नहीं किए गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसमें लिंग समानता के लिए प्रयास करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रयास उतने सफल नहीं हो पाए जितना होना चाहिए था। लिंग भेद फिर भी बना रहा और इसका लिंग भेद को दूर करने में ज़्यादा असर नहीं हुआ है। तो लिंग समानता लाना ज़रूरी है ताकि देश का सही ढंग से विकास हो सके और लड़कियों को अवसर मिल सके। हमारी शिक्षा व्यवस्था में लिटरेसी रेट, हमारा जो साक्षरता दर है, अभी भी पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम है और इसे बराबर लाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन हम उसमें अभी तक सफल नहीं हुए हैं। तो ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम शिक्षा नीतियों के द्वारा वास्तविक बदलाव नहीं लाते हैं अपने पाठ्यक्रम में, पाठ्य पुस्तकों में, शिक्षकों के दृष्टिकोण में और यहाँ तक कि पूरी व्यवस्था में। जब तक उनको सही ढंग से समानता हासिल नहीं होती है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें बदलाव लाए जाएं। ये लेसन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज ये आपको पहला पार्ट बता रही हूँ और इसका भी आधा लेसन बाकी है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि पिछला जो मेरा प्रेजेंटेशन था, उसमें पता नहीं क्यों किस वजह से थोड़ा धुंधला आ गया था। हालांकि प्रेजेंटेशन बना अच्छा था, लेकिन वीडियो में कुछ गड़बड़ी आई होगी अपलोडिंग में, जिसकी वजह से ठीक नहीं आ पाया। तो वो मैंने आपको दोबारा भेजा है और उसका मैं PDF भी उसका भेजूँगी ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।